गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड सर आफ्टरनून गुड वैसे। आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। बिल्कुल गुड आफ्टरनून सबको। अमन गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग गया। आज लग रहा है सबको स्वागत सर। गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन कर ले सब। ओके। सर कौन से पेज पे है ये वाला? पेज नहीं, ये मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ एमसीक्यूज। तो बस ये आप लोग जस्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो हमारा ग्रुप पे डाल देते हैं एक बार, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। और फिर उसके बाद जो मटेरियल का है वो तो अलग से करेंगे ही, पर अभी ये मैं अलग से लेके आया हूँ। ग्रुप पे आ चुका है वो पीडीएफ, ठीक है, उसमें से आप देख लेना और वहां से हम ये करेंगे सॉल्व इसको। आ जाए सब बेटा, सबको गुड आफ्टरनून। करेंगे स्टार्ट। यस, आ चुके हैं सब। 12 पार्टिसिपेंट्स हम यहाँ पे हैं अभी। सार्थक, अमन, आर्यन, भावेश, महक, मयंक, राधा, रितिका, ऋतु, सरबजीत, सृष्टि। ओके, करते हैं स्टार्ट बेटा एक बार, ठीक है। 1 मिनट बस और कर लेते हैं स्टार्ट फिर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सप्लाई खत्म किया था, राइट। सप्लाई हमारा खत्म हो गया था, थ्योरी ऑफ सप्लाई विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ ठीक है। ठीक है, बस जूम ज्यादा हो जाएगा है वो। बस बस। ओके, यस, तो सप्लाई हमने खत्म कर लिया था। थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसी से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करते हैं उसको। और आज की क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है, 40 to 50 एमसीक्यूज। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना कंज्यूमर वाला जो यूनिट है, कंज्यूमर थ्योरी, वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पे आंसर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। गलत होगा नो प्रॉब्लम, समझाया जाएगा, बट लेकिन रिस्पॉन्ड सभी को करना है, बिकॉज सप्लाई सबने पढ़ा है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, सप्लाई सबने ही पढ़ा है। ओके, मुझे आंसर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो हमने वो 2 मेथड्स देखे थे, बस उसी को अप्लाई करना है। अब पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर जो आप बोल रहे हो, ठीक है। बाकी लोग भी करें, 4-5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है अभी सही आंसर। और मुझे सबके, जो भी आप यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हो, सबके रिस्पॉन्ड मिलने चाहिए, बिकॉज ये अभी सबसे सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। इस वाली फाइल में आपको थोड़े से सिंपल ही मिलेंगे, फिर एक और फाइल है उसमें कुछ जो क्वेश्चन है थोड़े से वो आपके टिपिकल होंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड, सबका सही है। राधा, ऋतु, मयंक, सार्थक, सृष्टि, वेरी गुड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एप्पल के प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, राइट। 30 से 40 कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो उसकी सप्लाई है, नॉर्मल सी बात है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो प्राइसेस अगर बढ़े हैं तो सप्लाई भी बढ़ी है, ठीक है। तो प्राइसेस जो बढ़े उसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई 240 से 300 केजी, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, प्रोपोर्शनेट लगा लो, परसेंटेज लगा लो, बात बराबर है, आंसर सेम आएगा। एंड द आंसर इज करेक्ट, सबका सही है, वेरी गुड। 0.75 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपका जो प्रोपोर्शनेट चेंज है डेल्टा क्यू, वो आपका 60 आया होगा, डेल्टा पी आपका 10 आया होगा। ओरिजिनल पी तो हमारा 30 दे रखा है, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमें 240 दे रखा है। तो 0.75 आ गया होगा आपका कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 2।
ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये पार्टली ट्रू है या कुछ भी नहीं, नो ट्रू नो फॉल्स, क्या कहते हो आप इसके बारे में? आपको सप्लाई का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, तो सप्लाई का मीनिंग हमने देखा था, राइट? तो जो सप्लाई का जो मीनिंग हमने देखा था, तो उसके बेसिस पे ही आपको रिस्पॉन्स देना है। तो जाओ अपने सप्लाई के डेफिनेशन पे क्या था? क्वांट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई है आपका सप्लाई बेसिकली, जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इतनी क्वांटिटी का सप्लाई करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई का डेफिनेशन आपका यही है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू ही माना जाएगा। ठीक है, so the correct answer is A, maximum लोग is in the favor of A, in fact everyone is saying A, सबका A ही रिस्पॉन्ड आ रहा है। वेरी गुड, यस वेरी गुड। मुझे पता है उसमें वो जो आपका पॉइंट नहीं है इसमें, विलिंगनेस एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, राइट? बट उसकी वजह से आप इसको ये बोल दो कि दैट इज फॉल्स या पार्टली ट्रू, तो नहीं। आप मेयरली क्वांटिटी सप्लाई को अगर ऐसे भी डिफाइन करते हो कि एक प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में काउंट होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे ही सप्लाई को डिफाइन किया जाता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। सबका सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, थर्ड वाला। यस, अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग है, ऐसे ही नहीं, मतलब सब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें। तो एक बार स्टार्ट करो, मुझे थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है क्या वो लगता है आपको ये होगा, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। ये मैंने कोई डायरेक्टली नहीं बताया है आपको ये बात, जो आप ऐसे बोल दो कि हाँ इसका ये आंसर है। यहाँ पे ना टाइम पीरियड की बात की गई है, ठीक है, कि शॉर्ट रन में अगर हम सप्लाई की प्राइसेस बढ़ा दें तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। वेरी गुड आर्यन, ठीक है। बाकी लोग बताएं। अच्छा, राधा को लगता है रिमेन कांस्टेंट, ओके। बाकी लोग बताएं। महक इज सेइंग डिक्रीजेस, और लोगों का क्या रिस्पॉन्ड है? वेरी गुड, करेक्ट अमन, सृष्टि सही है, सार्थक वेरी गुड, मयंक एकदम सही बात है। दैट मीन्स जो लोग मेजोरिटी सही बोल रहे हैं उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है, वो एक ही वे में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट को सोच रहे हैं, तभी वो आंसर ये दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जिन लोगों ने रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीजेस बोला है, बेटा वो ऑप्शन नहीं है आपका, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना वो है आपका ए। A is the correct option, that when supply price increases in the short run, profit of the producer also increases। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है, ठीक है, जिन लोगों का गलत है, जो लोग सही नहीं सोच पाए उसके पीछे रीजन देखो क्या है। ये आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया है, पर आपको इतना पता है शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग रन क्या होता है जिसमें सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में अगर कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, तो अगर आपने एक बार वो एक्सपेंसेस कर दिए तो दैट मीन्स वो फिक्स्ड है, वो होंगे ही होंगे। ठीक है, और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड फैक्टर जो होता है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर जो होता है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आप ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, अपना सप्लाई कर सकते हो। तो जब मुझे पता है शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं जिसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस नहीं ले सकते, सारे डिसीजंस हमें वेरिएबल फैक्टर पे लेने हैं, तो वेरिएबल फैक्टर जैसे आपके लेबर हो गए, ठीक है, लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर। ओके, तो मेनली वेरिएबल फैक्टर में ना आपका रॉ मटेरियल लेबर यही काउंट किया जाता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो मान लो सप्लाई में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आप ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे, शॉर्ट रन में क्या होता है कि ज्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, कम प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली क्या है ना कि आप उतने फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में।
ओके, ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिसमें हम चेक करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हो रही है नहीं हो रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हो रही है तो हम लॉन्ग रन में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम शट डाउन कर देते हैं बिजनेस को। ठीक है, तो इन द शॉर्ट रन जब आपका वेरिएबल फैक्टर विच इज सप्लायर बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप प्राइसेस को बढ़ाओगे तो जितने नंबर ऑफ सेलर्स होंगे उतने ही वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ाए हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा वो सिर्फ नंबर ऑफ सेलर्स के बीच में होगा। ठीक है, तो जितने कम नंबर्स ऑफ सेलर्स प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट आपको यही कहता है कि जब आप सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज कर सकते हो तो एक ही फैक्टर आप उतना भी नहीं चेंज कर सकते कि आपको एन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हो जाए या इतना शेयरिंग हो जाए। तो नॉर्मली क्या है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे उतने प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे जो अभी प्रोड्यूस कर रहे होंगे या सप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने देखा है, ये रिपीट हो गया एक बार, और ये वाला भी रिपीट हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ। इस पे आते हैं हम, सिक्स्थ पे। यस, बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर्स टू, वेरी गुड। ये ना सिंपल सिंपल है, अभी कोई इतना टफ नहीं है, तो आप लोग आराम से इसको रिस्पॉन्स कर लोगे इसका, है ना। यस, वेरी गुड। साफ साफ दिख रहा है हमें कि इसका आंसर क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी माइंड में आपको पता ना चले कि इसका सही आंसर क्या है, तो कभी कभी ऑप्शन ही ऐसा होता है जो हमें एक डायरेक्शन दे रहा होता है कि इस पे टिक करो, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो जितने भी हम ऑप्शंस पढ़े तो साफ पता चल रहा है क्या हो सकता है सप्लाई का डेफिनेशन, जिसने सारी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, सारे एक एक वेरिएबल्स को कवर कर लिए हैं उसने। तो सब लोग ठीक बोल रहे हो। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। कि एक टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए, यही तो बताता है सप्लाई, राइट। ना तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, ना तो ये टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स है, और ना तो ये वो है जो स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है। ओके, हाँ कुछ कुछ बातें हैं जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस की रखी जा रही हैं सप्लाई में, बट पूरी बात नहीं है, पूरी बात डी ऑप्शन में। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, सबने सही बोला है। आगे बढ़े सेवेंथ पे। इसका बताओ बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है। वेरी गुड महक, और लोग भी बताएं। सोचो, अब ये शिफ्ट वाला है ना कॉन्सेप्ट। नहीं राधा, वो बेटा इसमें अब गलत ऑप्शन टिक मत करो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझाया है। मूवमेंट और शिफ्ट कब होता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन किसमें होता है, इंक्रीज और डिक्रीज किसमें होता है। सब सही बोल रहे हैं। राधा अपना ऑप्शन करेक्ट करें बेटा, एक बार देखो, क्रॉस चेक करो क्या था उसमें। ठीक है, नहीं रितिका, नॉट एक्सपेक्टेड, ये क्या, ये बी ऑप्शन नहीं है बेटा, साफ साफ पता चल रहा है इसमें तो। मयंक और डी पे जा रहे हो, मयंक तो डी पे जा रहा है, ना तो ये ना तो वो। यस, ओके, हाँ पता चल गया राधा बेटा। अब इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। याद होगा आपको जब हमने किया था चेंज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। चेंज इन सप्लाई तब होता है जब हमारे प्राइस कांस्टेंट रहे गुड्स के और अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई बदल जाए। ठीक है, तो ठीक है भाई, अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुए तो सप्लाई बदल गई, बट वो सप्लाई इफेक्ट क्या डालेगी सप्लाई कर्व पे, वो सप्लाई इफेक्ट इस तरीके से डालेगी कि शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व। अब शिफ्ट कितने तरीके से था, दो तरीके से, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट माना जाता है कि आपका सप्लाई बढ़ गया, राइट, इंक्रीज इन सप्लाई। एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब सप्लाई कम हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज डिक्रीज को मैं कहां से रिलेट कर रहा हूं, मैं शिफ्ट से रिलेट कर रहा हूं। क्या मैं यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी मूवमेंट वर्ड ऐड किया है, मैंने सिर्फ शिफ्ट से रिलेट किया है इंक्रीज और डिक्रीज को।
So the correct option is shift in supply curve. Okay, आगे बढ़े. Next option. Yes, ये वाला देखो. Short run price is also called by the name. चलो, very good. एक ही प्राइस का मैं बार बार नाम लेता था when we are talking about price और supply, price और demand. ठीक है, वेरी गुड. शॉर्ट रन प्राइस क्या होता है? वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड. शोरूम प्राइस शॉर्ट रन प्राइस होता है. क्या हमने ईको में कभी शोरूम प्राइस की बात करी है क्या? वेरी गुड, ठीक है रितु, करेक्ट. हम हमेशा बात करते थे कि जब हमने मार्केट प्राइस में ये चेंजेस किए तो आपका डिमांड और सप्लाई में क्या चेंज आया, राइट? तो हमने हमेशा पढ़ा है डिमांड और सप्लाई का रिलेशन विद द मार्केट प्राइस. तो जब भी मैं प्राइस, एक तो वैसे भी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये डिमांड सप्लाई, आप जो माइक्रो पढ़ रहे हो, ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट का ही है. ठीक है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया नहीं गया क्योंकि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब स्टार्ट ही नहीं किया है. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आपको उसमें पता चलता है. ओके, एंड अभी तक आप लोग कन्फाइंड हो शॉर्ट रन तक, क्योंकि अभी तो क्या है ना कि आपका जो फाउंडेशन का कोर्स है ना, उसमें आपका 11th और 12th का इको है. ठीक है, और 11th और 12th का जो इको आपने पढ़ा है ना, वो शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट की बात करता है. लॉन्ग रन आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है. ठीक है, तो शॉर्ट रन प्राइस की जब हम बात करते हैं तो हम मार्केट प्राइस को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. शोरूम प्राइस नहीं हो सकता, वो यहाँ पे नहीं रिलेट करेगा. ठीक है, हम कोई यहाँ पे कोई परचेज या सेल नहीं कर रहे हैं. ओके, जो शोरूम प्राइस की बात करें, ये एक पर्टिकुलर वो प्राइस है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील किया जाता है. ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में. तो शोरूम प्राइस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बेसिक गुड्स. ठीक है, एमआरपी नहीं हो सकता है इसका. ठीक है, बिकॉज एमआरपी में आपका टैक्सेस इंक्लूडेड होता है. वी विल नॉट इंक्लूड टैक्स, वी विल ओनली से कि प्राइस की वजह से क्या इफेक्ट होगा, टैक्स का इफेक्ट अलग देखा जाएगा. ओके, सो द मार्केट प्राइस इज करेक्ट ऑप्शन. सबने सही रिस्पॉन्स किया है. ठीक है, नेक्स्ट, इसका कैलकुलेट करो बेटा, सिंपल है. यस, बताएं मुझे. सिंपल है, देख के ही पता चल रहा है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. वेरी गुड, सबका सही है. यस, वेरी गुड अमन, सबका सही है, करेक्ट. सीधा फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है. डिवाइड करो दोनों को, सिंपल सी बात है. 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. यस बेटा, अब इसका बताएं. इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स. अब ठीक बताना. देखो भाई, वही वाले कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहे हैं. ठीक है, बार बार. तो ये होता किस वजह से, ये पूछना है हमें. वेरी गुड, ठीक है, रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. सबका सही है जो लोग भी ऑप्शन बोल रहे हैं. वेरी गुड, बताएं भाई, सब बताएं. 4-5 रिस्पॉन्स आ चुके हैं इस क्वेश्चन के और सारे ही सही हैं. यस, वेरी गुड, ठीक है बेटा, करेक्ट. नहीं मयंक, सोचो अभी पिछले वाले में ठीक बताया था तुमने, अब इस वाले में गलत बता रहे हो. इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सप्लाई बदली है वो मुझे पता है, बट रीजन क्या है वो बताओ. होगा ए या बी में से ही कोई. ठीक है, बट सही ऑप्शन चुनो. ठीक है रितु, हाँ अब ठीक है. वेरी गुड. अभी तो बता देना, इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से होता है सप्लाई में? जब तुम्हारी सप्लाई बदलती है ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. अपना प्राइस कांस्टेंट रहता है, ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता. अपना प्राइस वहां चेंज हो रहा है, और अपने प्राइस की वजह से जब सप्लाई चेंज होती है तो उसे क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं.
और उसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। Yes, when supply is perfectly inelastic, elasticity of supply is equal to, सार्थक ध्यान से ऑप्शन ठीक बोलो बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक का डिग्री है, बताओ डिग्री कितनी होगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स इतने वेरिएशंस है ना यहाँ पे, जैसे अब मेजोरिटी जो है ना अब सही बोल रहे हैं। ये देखो अभी भी कुछ लोग अभी भी गलत बोल रहे हैं। बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास यहाँ पे। कुछ लोगों ने 1 भी बोला है, कुछ लोगों ने इंफिनिटी भी बोला है, कुछ लोगों ने 0 भी बोला है। और जिन लोगों ने पहले गलत बोला है वो अब करेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को, वेरी गुड। चलो देख के कम से कम करेक्ट कर रहे हो। इन इलास्टिक लेस देन 1, हाँ इन इलास्टिक तो लेस देन 1 होता है। यहाँ परफेक्टली इन इलास्टिक लिखा हुआ है ना, परफेक्टली वर्ड एडेड है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में जो डिग्री होता है वो होता है आपका 0, 0। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो सबने वैसे बी ही बोला था, एक का मैंने इंफिनिटी भी देखा था और किसी ने 1 भी बोला था, तो वो गलत है। इंफिनिटी होगा तब जब परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। और 1 तब होगा जब यूनिटरी इलास्टिक होगा। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक। बिल्कुल ही चेंज नहीं हो पाएगा सप्लाई अगर तुम प्राइस में चेंज कर दो तो जब 0% भी चेंजेस नहीं हो सकते तो दैट मीन्स कंप्लीटली 0। 0 का मतलब 0। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू, परफेक्टली इन इलास्टिक का ही बट दूसरे वे में। वेरी गुड यार, ये डीबी रिस्पॉन्स आया था किसी का, वो गलत है। ठीक है, सब सब सही है। नहीं सार्थक, ऑप्शन गलत है आपका। वेरी गुड सार्थक, बीच में मिस रहते हो ना क्लास में, उसी वजह से। नहीं तो फिर अगर डेली रहो ना अपडेटेड तो पूरा सही होगा फिर, क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग में 1-2 क्लास जब रेगुलर थे तब एकदम सही रिस्पॉन्स आता था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। जिन लोगों ने भी बी बोला इज द करेक्ट आंसर। एक अकेले सार्थक का ही अलग रिस्पॉन्स था, डाउनवर्ड स्लोपिंग सी। कब तुमने परफेक्टली इलास्टिक कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा, ये बताना। और ये कल ही किया है हमने ये कॉन्सेप्ट। परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व हमारा एकदम वर्टिकल था। वर्टिकल मतलब वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए ये इसका बताइए आंसर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। चेंज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी along with the same supply curve may occur due to, हाँ जी क्या होगा इसका आंसर, सोचो। वेरी गुड आर्यन। नहीं अमन, वो ऑप्शन नहीं है। ओजस्विनी ठीक है आपका। नहीं राधा, गलत आंसर है बेटा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेम सप्लाई कर, ठीक है। अमन वो भी ऑप्शन नहीं है। मयंक नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, लिखा हुआ है चेंज इन द सप्लाई कमोडिटी अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई कर्व हमारा चेंज कब होता था, जब सप्लाई कर्व सेम होती थी। सरबजीत ठीक है बेटा। वेरी गुड रितिका। अब ठीक है अमन, अब तुम रिलेट कर पाए। वेरी गुड रितु। सबका ही सही है। जिन लोगों ने कुछ ये बी और सी वाला बोला था, बी और सी का भी रिस्पॉन्स था तो वो गलत था। ये वही है बेटा, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व।
मूवमेंट इन सप्लाई कर्व में मैंने आपको लिखवाया था ना हेडिंग, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मैं जब भी मूवमेंट लिखवाता था ना, मैं हमेशा आपको ये वर्ड ऐड जरूर करता था, सेम सप्लाई कर्व या सेम डिमांड कर्व, क्योंकि मूवमेंट में हमारा नया सप्लाई या नया डिमांड नहीं बनता है, सप्लाई और डिमांड कर्व सेम रहता है। और सेम रहता है तो कब होता है मूवमेंट, ये भी बता दो। मूवमेंट तो तब होता है जब हम अपने प्राइसेस में चेंजेस करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, जब आपने किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस किए, उससे बदलने वाला सप्लाई इज द चेंज इन सप्लाई, और वो आपको बेसिकली सेम सप्लाई कर रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला भी बता दो कैलकुलेट करके, माइंड में ही हो जाएगा कैलकुलेट। कहाँ गए, एक मिनट रुको। यस, बताइए। आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। भावेश ऑप्शन बता रहे हो टू या फिर वैल्यू बता रहे हो टू? अगर वैल्यू बता रहे हो तो गलत है, टू इज नॉट द करेक्ट आंसर, ध्यान से निकालो। मुझे लगता है तुमने ना प्राइस ऊपर रख दिया और क्वांटिटी नीचे रख दी। उल्टा करो, क्वांटिटी ऊपर जाती है, प्राइस नीचे आता है, तो इट विल बी 10 डिवाइड बाय 2, 20। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 20 इज 0.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम सबका ही बी था, सबने बी रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, elasticity of supply is defined as responsiveness of quantity supply of a good to change in, किस चीज को बदलूं, जो अगर क्वांटिटी सप्लाई बदले तो मैं उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बोलूं। वेरी गुड, महक तो बोल रही है नन। कहाँ हो महक, इसका इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत। वेरी गुड, सबका सही है। नहीं रितु, ऑप्शन वो नहीं है जो आप बता रहे हो। भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता था, एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज, और उस प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हुआ, इट विल बी मेजर्ड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यही मेजर करता है कि किसी एक कमोडिटी की अगर हम प्राइसेस में चेंज कर दें तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी बदल जाएगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। कंसर्न गुड का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका डिमांड या जिसकी सप्लाई हम निकालना चाहते हैं। कंसर्न गुड बोलो, गिवन गुड बोलो, ओन कमोडिटी बोलो, बात बराबर है। तो महक नन ऑप्शन तो होगा नहीं यहाँ पे। और ऋतु, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड जब मेजर करते हैं ना तो वो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी बनता है, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं बनता आपका। ठीक है, और सप्लाई में तो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ना ही नहीं है, वो तो डिमांड में पढ़ा था हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सप्लाई में तो हमने सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा है, तो सब्सटीट्यूट की बात ही नहीं की जाएगी, सारा रिलेशन इसका गिवन कमोडिटी के साथ होगा। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, एंड मेजॉरिटी ने ए ही बोला था, सिर्फ दो बच्चों का एक थोड़ा गलत था, ऋतु का और महक का। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन ये, फिर से वही रिपीट हो गया बट दूसरे वे में। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ भी राधा अपना ऑप्शन करेक्ट करो बेटा। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कर्व पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, डिग्री क्या होगी इस केस में। ठीक है, तो आप सर लोग वो गलती से चलो ठीक है, ओके।
मिस्टेक हो जाती है, पर हमें तो ये लगता है ना वहां पे ये मिस्टेक, वही तो मैं सिखा रहा हूँ ना तुम्हें, नेगेटिव मार्किंग है। इको में नेगेटिव मार्किंग है। एक बार तुमने ऑप्शन कर दिया सबमिट, तो उसको तुम ठीक क्यों ना कर पाओगे? ये वाली बात है ना बेटा, तो इसीलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को ठीक से टिक करना। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, कहीं नंबर लूज ना कर दो आते आते क्वेश्चन में भी। तुम लोग को हैबिट नहीं होगी, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा होगा जब नेगेटिव मार्किंग के साथ तुम लोग पेपर दोगे। जो सब्जेक्टिव पेपर्स है उसमें से नहीं है नेगेटिव मार्किंग, बट ईको का पेपर जो है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है आपका पूरा 25% का। तो ध्यान से करो इस चीज को, ऐसा ना हो जितने नंबर गेन करने की वजह तुम नेगेटिव ही करके लूज कर दो। ठीक है, तो बहुत फोकस, बहुत प्रैक्टिस चाहिए तुम लोग को इको में। आता है वेरी गुड, आते हुए भी प्रैक्टिस करना इज डिफरेंट। ठीक है, आ तो रहा है आपको यहाँ भी, बट देखो कैसे कैसे ऑप्शंस आप लोग गलत, ऐसे गलती से ही हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो रही है, बट लेकिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलो, अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा, सप्लाई कर दो। सब सही बताना बेटा, इसका मतलब नो, अब चांसेस ही नहीं चाहिए गलती के। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, एक ही कॉन्सेप्ट को। ओके, यस, वेरी गुड। सब करें, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? आपसे फैक्टर पूछा है कि किस किस फैक्टर की वजह से। सरबजीत अभी भी गलत ऑप्शन बताया आपने, देखो अमन का भी गलत है। अब आई डोंट नो ये गलती से मिस्टेक हो रही है या क्या हो रहा है, बट लेकिन तुम लोग गलत बता रहे हो अभी भी। भावेश आपका भी गलत है। यार इतनी बार मैंने बता दिया इस चीज को तुम्हें, मेरे सब रिपीट नहीं किया जाएगा ऐसे, मतलब वो हो चुकी कंडीशन। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को इंसान 100 बार रिपीट करे, नॉट पॉसिबल बेटा। मतलब अभी भी देखना इसमें इतने वेरिएशंस, इस क्वेश्चन में इतने वेरिएशंस। कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, मतलब चारों ही ऑप्शंस बोल रहे हो। एक सही है, दैट वी नो, मेजोरिटी उसके साथ है। बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत ज्यादा। एक बात ठीक है, करेक्ट हो जस्विनी। ठीक है महक, आपका सही है। बाकी लोग भाई बताओ। आ ही चुके हैं रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब फाइनली सुन लो। तुम्हारा चेंज इन सप्लाई, मूवमेंट और शिफ्ट को गांठ बांध दो। ठीक है, मूवमेंट तुम्हारा किस वजह से था? जब तुम्हारे खुद के प्राइसेस में चेंज हो रहे थे, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था। मूवमेंट दो तरीके से हो रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, शिफ्ट जब होता है तो शिफ्ट कब होता है? जब हमारा सप्लाई बदलता है। और सप्लाई बदला किस वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। अपना प्राइस कांस्टेंट रहा। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को कौन अफेक्ट नहीं करता? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सो द चेंज इन प्राइस जो है ना, चेंज इन प्राइस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पता नहीं तुम लोग चेंज इन फैशन क्यों बोल रहे हो? चेंज इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस तो पार्ट है आपका शिफ्ट इन सप्लाई का। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस आपका फैशन ही हो जाता है। ठीक है, ट्रेंड किस चीज का चल रहा है अभी, आप लोग किस चीज को अभी ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, टेस्ट क्या है आपका। ओके, वही हमारा फैशन है। सी ऑप्शन की वजह से शिफ्ट ही आता है, इनकम की वजह से शिफ्ट आता है, सब्सटीट्यूट की वजह से शिफ्ट आता है, सिर्फ प्राइसेस की वजह से मूवमेंट आते हैं, शिफ्ट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अब, चलो। यस, बताएं इसका। सब सही बताना बेटा यार, ये वाले गलत मत करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद तोड़ने वाले काम कर रहे हो तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्स देके। चलो अब तो सब एक उसमें जा रहे हैं फ्लो में, सबका सही आ रहा है इसका आंसर, तो वेरी गुड।
वेरी गुड। सबका सही है ये, ठीक है। Yes, A is the correct answer. A is the correct answer. Okay. Rightward shift in supply. हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई जो है, राइटवर्ड शिफ्ट मैंने आपको बताया ही है दैट राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है डिमांड। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट में डिमांड बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डिमांड। चलो अच्छा है, ऑप्शन में एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज सब दे रखे हैं। मुझे तो ये भी एक था कि मतलब तुम लोग एक्सपेंशन ना बोलने लगो, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, ठीक है। पर चलो तुम्हें इतना पता था कि शिफ्ट में जो बढ़ना होता है उसमें हम इंक्रीज वर्ड यूज करते हैं, और एक्सपेंशन वर्ड जो हम यूज करते हैं वो होता है मूवमेंट में। जब सप्लाई में मूवमेंट होती है उसमें जब सप्लाई बढ़ता है तो हम एक्सपेंशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करिए इसको। क्या हमने ये हमने कर लिया है, इसमें बस एप्पल की जगह मैंगो लिख दिया इसमें। फिगर्स आर सेम, फिगर्स सेम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एप्पल की जगह मैंगो कर दिया इसमें बस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्लियरली इट इज 0.75, राइट। डोंट डू दिस, इसको नहीं करने की जरूरत है, इस पे आते हैं। हाँ, a horizontal supply curve parallel to the quantity axis implies that the elasticity of supply is, नहीं अमन, गलत आंसर है आपका। वेरी गुड, रितिका, सरबजीत, महक, ऋतु, वेरी गुड। जब सप्लाई हमारा हॉरिजॉन्टल शेप में होगा तब उसकी डिग्री कितनी होगी। वेरी गुड राधा, वेरी गुड मयंक, सबका सही है, ठीक है। ओजस्विनी आपका भी ठीक है, एक अमन ने ही गलत दिया आंसर। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी हमारा एक्स एक्सिस पे होता था तो तभी इसने क्वांटिटी एक्सिस लिखा है, ठीक है। और नॉर्मली इतना तो हमें पता ही है, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व जब होता है तो उसकी डिग्री हमारी इनफाइनाइट होती है, राइट। कितना भी चेंज कर सकते हैं हम क्वांटिटी में, प्राइस को कांस्टेंट करके भी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। यस, अब इस क्वेश्चन को देखें एक बार। नहीं महक, वो नहीं ऑप्शन। ध्यान से सोचो, क्वेश्चन का मतलब पढ़ो। दो लोग डी बोल रहे हैं यार, सब डी बोले जा रहे हो। अच्छा, एक मिनट, वेट वेट वेट। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस एकदम ठीक है, मैं उसे परफेक्टली इलास्टिक समझ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्वांटिटी डिमांड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है ठीक है, सबका ठीक है, ठीक है। ओके, क्वांटिटी डिमांड जो है वो बिल्कुल ही नहीं बदल रही है चेंज इन प्राइस की वजह से होने से। वेरी गुड, मैं भी कौन सा एक फ्लो में कैसे गलत देने लगे, सब फ्लो में थे बट लेकिन सबका सही था। मैं, मेरे माइंड में दूसरा वो चल रहा था एकदम से। चलो ठीक है एकदम। क्वांटिटी डिमांड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, मतलब जीरो, ठीक है। नो चेंजेस इज पॉसिबल, यही कह रहा है क्वेश्चन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। Expansion in supply refers to a situation when the producers are willing to supply, ठीक था बच्चे, मैं ठीक था आपका पहला ऑप्शन।
मुझे तो पढ़ना पड़ेगा वैसे। मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। expansion in supply refers to a situation when the producers are willing to supply. वेरी गुड, सबका सही है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है वैसे? डी इज नॉट विजिबल ना यार, तो एक बार देख लेते हैं। नहीं, डी तो नहीं होगा। फिर सबका सही है, ठीक है। सब सही भी बोल रहे हैं एकदम। मेजोरिटी इज विद दी ए ऑप्शन। तो ए ही तो ऑप्शन है भाई। जब प्राइसेस बढ़ाए तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। पर हम उसको नाम क्या देंगे, इंक्रीज या एक्सपेंशन? तो हम उसको एक्सपेंशन बोलेंगे। एक्सपेंशन कब होता है? जब हम खुद के प्राइसेस बढ़ाते हैं और उसकी वजह से जब हमारा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है, राइट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सबका ही सही है। एक सिंगल पर्सन ने भी गलत नहीं बोला इसका। चलो अब इसका भी बता दो, मोस्ट सिंपलेस्ट। वेरी गुड मयंक, ठीक है, वेरी गुड। सब एक ही उस फ्लो में जा रहे हैं, एकदम सही आंसर है सबका। एक ही ऑप्शन देख रहा हूं मैं यहाँ पे अभी तक सबका, और सबका सही भी है। वेरी गुड, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो शिफ्ट की वजह से होता है ना। ठीक है बेटा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। चलो अच्छी बात है। हाँ बेटा, पढ़ोगे, दिमाग में रहेगा कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल मजा आता है क्वेश्चंस करने में। हम लोग भी जब पढ़ते थे, एमसीक्यू सॉल्व करते थे, तो ऐसा कि जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हैं, नहीं हो रहे ऑप्शन, समझ नहीं आ रहा यार, गलत जा रहा है बार बार ऑप्शन, तो मजा नहीं आता था। फिर जस्ट बुक क्लोज करो, चलो। फिर पढ़ने बैठे थे, पहले पढ़ा अच्छे से, पूरा गो थ्रू किया, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते ना, बहुत मजा आता था। एमसीक्यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। जिसको सब कॉन्सेप्ट पता है, जिसको सारे आंसर्स पता है, उसके तो बल्ले बल्ले। नो नेगेटिव मार्किंग, सारे पॉजिटिव मार्किंग मिलेंगे आपको। और ये गेनिंग होता है, ऑब्जेक्टिव गेनिंग है। अगर आपको पता है ये सही है तो फुल मार्क्स, सब्जेक्टिव है ही नहीं है ये, ठीक है। तो स्कोर करना सीखो, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भावेश का आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है। भावेश वो ऑप्शन नहीं है, बाकी सबका सही है। बेटा आपसे इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने ना प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं करे। तो सोचो, जब हम प्राइस में कुछ चेंज नहीं करते थे और बिना प्राइस में चेंज किए हुए भी जब हमारी क्वांटिटी बदली जा रही है, अब चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो डिमांड हो, अप्लाई एक ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो उसको हम कौन सी डिग्री पे बोलते थे, वो कौन सा डिग्री होता था उसका, जब कितना भी चेंज कर लो क्वांटिटी में बिना प्राइस के, तो वो था आपका इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके, इक्वल्स टू इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक का शेप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। डी नहीं था, आपने नन टिक किया था भावेश, डी ऑप्शन नहीं था, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी मैंने फीचर लिखवाया था, ठीक है। जब मैंने सप्लाई का करवाया था मीनिंग, उसके साथ मैंने नीचे आपको फीचर लिखवाया था। देखो, सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टॉक होता है या फ्लो होता है? वेरी गुड, सबका ठीक है, सबका ठीक है, एकदम सही बात है। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई, सप्लाई स्टॉक नहीं है, बिकॉज स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सप्लाई ऐसा नहीं है कि आपने इस दिन मेजर कर लिया, परसों कर लिया। एक समय निर्धारित किया जाता है और वो समय आपका बेसिकली ओवर द टाइम पीरियड होता है। लाइक सपोजिटली आधे साल में एक बार, एक साल पे सर एक बार। यस, सर जिसके 2 डायमेंशन होते हैं यस, जिसके 2 डायमेंशन होते हैं वो क्या? सर, वो तो होता है ना फ्लो। हाँ, 1 डायमेंशनल होता है ना फ्लो तो। हाँ हाँ सर। वो वन तो सर ये डायमेंशनल तो टू इन्फ्लुएंस, डायमेंशनल नहीं होता था आपका, वो टाइम डायमेंशनल और नॉन टाइम डायमेंशनल होता था। और सर इन्फ्लुएंस किससे करते हैं फिर इसे?
फ्लो को? क्या करते हैं फ्लो को? सर इन फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक था ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि फ्लो इन्फ्लुएंस करता था स्टॉक को। सर अच्छा चलो, ऐसे चलो ठीक है। इतना था कि स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, क्योंकि हम उसको कभी भी मेजर कर सकते हैं, बस एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टाइप पता होना चाहिए। पर लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जब होता है ना, तो वो टाइम डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, एक समय निर्धारित कीजिए, उस टाइम पे जब आप मेजर करेंगे तब आप एक एक्यूरेट फिगर में बताइए कि आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी थी। तो सप्लाई हमेशा फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा आप उसकी बात कर रहे होंगे जो आप बता रहे हो, वो स्टॉक और फ्लो जब वो होता था ना, कि जब एक पानी में टैंकर में स्टोर करके रखा हुआ है वाटर, तो दैट इज स्टॉक, और वो वहां से फ्लो हो रहा है टैप में से, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक जो है ना, वो फ्लो को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा मूवमेंट में, जितना ज्यादा स्टोर करके रखा हुआ है उतना ज्यादा स्टॉक का स्टॉक मतलब उसकी जो इंक्रीमेंट है क्वांटिटी, वो इस तरीके से। नाउ ये वाला मेजर करो बेटा, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस टू दिस एंड सप्लाई चेंजेस टू दिस। थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सही आंसर बता दो। अच्छा, सबके आंसर आ गए? अब दो लोगों ने सही बोला तो ये सही ही होगा, मैं कैलकुलेट करने जा रहा था। चलो फिर भी मैं कर लेता हूँ, क्या जा रहा है। ठीक है, रितिका, मयंक, ठीक है आप सब। बाकी लोग भी बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। हाँ सही है अमन, सरबजीत आपका भी ठीक है, सबका सही है। सब एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो करेक्ट ही है ये आपका। और मैंने भी निकाल लिया, वही ऑप्शन है आपका, वेरी गुड। ठीक है, महक, ओजस्विनी, ऋतु, बताओ भाई, भावेश, ठीक है, राधा। नहीं नहीं राधा, आपका गलत है, आपने बी ऑप्शन बोला है, बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऋतु ठीक है, ओजस्विनी आपका भी ठीक है। राधा क्रॉस चेक करो बेटा, वैल्यूज पे ध्यान दो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0.83। 0.83 इज द आंसर। सर हमारा नहीं आ रहा। अच्छा, मैं बताता हूँ, देखो फॉर्मूला आपने यही लगाया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, जी सर। फॉर्म डेल्टा क्यू की वैल्यू आपने क्या डाली है? सर 5। डेल्टा क्यू आपका 1 होगा, 5 माइनस यस 6 सर। इज 1। माइनस का 1 या 1 कर लो, बाद में कैंसिल आउट हो ही जाएगा माइनस से माइनस, तो 1 होगा आपका डेल्टा क्यू। ठीक है, एंड डेल्टा पी जो होगा वो होगा आपका 3, बिकॉज 15 माइनस 12 या 12 माइनस 15 करें तो 3 आएगा। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी बनाना वो होगा 1 डिवाइड बाय 3 इनटू करो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस आपका 15 है, ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी 6 है। ठीक है, आप कर दो, आ जाएगा अपने आप ही, करके देखो राधा। मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 15 डिवाइड बाय 6।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी का ही है, मेजर कर लो इसको। अच्छा तुम लोगों ने मेजर भी कर लिया इसका? दो लोगों ने तो सही, मतलब ऑप्शन एक ही है तो फिर सही होगा। अच्छा देखना पड़ेगा भाई। मयंक और रितिका का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का तो। सर एक बार अच्छा, एक क्वेश्चन समझा दीजिए कौन सा, ये वाला? सर। अच्छा आपका पिछला वाला ठीक हो गया था? जी सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। जब प्राइस आपका 25 पर केजी है, 25 रुपए है आपका प्राइस, तब आप सप्लाई कितनी कर रहे हैं क्वांटिटी का? 10,000 केजी। ठीक है, 10,000 केजी। बेटा पर केजी और पर वीक पे मत जाओ, ठीक है? पर वीक जो है ना वो दोनों क्वांटिटी में है, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो आपको। हमें टाइम पीरियड से मतलब नहीं है, हमें प्राइस और क्वांटिटी से मतलब है। एक हफ्ते की बात की जा रही है इसमें, ठीक है? तो एक हफ्ता साइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 25 प्राइस जब है तब आप 10,000 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो। अब मान लो आपने प्राइस को बढ़ा दिया, 25 से 30 कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस बढ़े हैं तो क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ेगा। तो ये जो सप्लाई बढ़ गई ना, ये आपका 12,000 हो गया 10 से। तो अब आप वो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। आपका कितना बढ़ा वो क्वांटिटी, वो आपका डेल्टा क्यू में जाएगा। कितना प्राइस आपका बढ़ा, वो आपका डेल्टा पी में जाएगा, इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, तो सब लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब एक ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स यस यू आर करेक्ट। एक का भी अभी तक ऑप्शन वेरिएशन नहीं हुआ है। नहीं भावेश, यहाँ पे गलत हो गए आप। आपका आंसर बता रहे हो आप 1 है, 1 में आंसर 1 बता रहे हो या फिर ये ए ऑप्शन बता रहे हो, ये बताओ। ऑप्शन ए नहीं है, आंसर बी वाला ऑप्शन है। 1 आएगा आपका, यूनिटरी इलास्टिक होगा ये, ध्यान से देखो। सब लोगों का इतना ही आया है, मैं भी कैलकुलेट करेंगे फिर एक बार। बी हो इज द गया सर, करेक्ट। ऑप्शन बनाया बी। ठीक है, हाँ बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। राधा आ गया आपका? जी सर। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस हो गए हमारे, ये वाला पीडीएफ हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, उस पे बढ़ते हैं। सर यस। सर क्वेश्चन सर क्या इनसे और ऊंचा लेवल नहीं आ सकता क्या? हाँ बिल्कुल, ये सिंपल थे, अब थोड़े से देखो ऊंचे लेवल। तुम्हारा यही था, ऊंचे लेवल का था ना, अब थोड़े ऊंचे लेवल है, ठीक है? हाँ बेसिक्स तो तुम्हारा थोड़ा सा वो था कि मतलब चलो। अब थोड़े से ऊंचे लेवल होंगे, और अभी मटेरियल वाला भी तो करेंगे, मटेरियल वाला सॉल्व करेंगे, उसमें होंगे थोड़े से। देखो आपका जो पेपर होगा ना वो मॉडरेट लेवल होगा, ठीक है? इजी और मॉडरेट तक रखेंगे, तुम्हें हार्ड नहीं देंगे वो। सर ये तो संदीप के है ना क्वेश्चंस? हाँ ये संदीप करके हैं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन से मतलब रखो, ठीक है? डोंट यूज द नेम, कॉपीराइट ठोक देंगे अभी। दीपांशु सर के यहाँ से है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चंस है तो इसीलिए यहाँ पे ना इनविजिबल है कुछ चीजें। चलो यस, स्टार्ट करते हैं। इसकी बात हमने कर ली थी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था हमारे पास। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है? और शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें हम
कुछ फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, कुछ फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें बोला है लॉन्ग रन पीरियड में जो हमारा सप्लाई होगा। अब आप खुद सोचो, लॉन्ग रन में आप खूब सारे फैक्टर्स हैं उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब क्या है? फैक्टर्स को आप लेबर बढ़ा सकते हो, आप रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, आप कैपिटल बढ़ा सकते हो। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी? नॉर्मल सी बात है, सप्लाई भी बढ़ेगी। लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ती है प्राइसेस के कंपेयर में, तो योर सप्लाई विल बी हाईली इलास्टिक, है ना? क्योंकि मुझे कुछ ऑप्शंस मिले हैं, तो दिस इज करेक्ट। ओके, इन द लॉन्ग पीरियड आपका जो सप्लाई कर्व होता है वो होता है बेसिकली हाईली इलास्टिक, ठीक है। यस, करेक्ट ओजस्विनी, ठीक है अमन आपका भी। शॉर्ट रन मतलब क्या है कि हम ज्यादा फैक्टर्स को बदल नहीं सकते, ठीक है। तो जब आप ज्यादा चीजों को बदल नहीं सकते तो आप सप्लाई को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी? जितने रॉ मटेरियल है उतना ही यूज कर सकते हो, जितने लेबर है उतना ही यूज करोगे उनको, जितना लैंड अवेलेबल है उस पर उतना ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सप्लाई शॉर्ट रन में नहीं बढ़ पाता क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते उतने, ठीक है। लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर देते हैं। वेरिएबल होने का मतलब ये कि आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज कितना भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हाईली इलास्टिक। ये वाला बताओ, ऑल द सप्लाई कर्व्स व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन आर, ये मैंने बताया था जब हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी किया था। वेरी गुड भावेश, वेरी गुड सरबजीत, ओजस्विनी ठीक है एकदम, ठीक है रितिका। जो ओरिजिन से पास होता था हमारा डिमांड का सप्लाई कर्व, वो किस शेप का होता था? उसकी डिग्री क्या होती थी? तो उसकी डिग्री होती थी हमारी यूनिटरी इलास्टिक। वेरी गुड, सबका सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं एक बार। यस, which one of the following is not an essential element of supply? Which one of the following is not an essential element? Essential element में से कौन सा नहीं है वो बताना है तुम्हें। सोचो, तुमने पढ़ा चारों ही है, बट तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा होगा जो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान से सोचो। एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। वेरी गुड, सबके रिस्पॉन्स आने लगे। आर्यन, राधा, मयंक, अपना ऑप्शन ठीक करो बेटा। तुम क्वांटिटी को नॉट एसेंशियल बोल रहे हो, क्वांटिटी तो सबसे एसेंशियल होती है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। ऋतु ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सप्लाई से रिलेटेड क्या नहीं है एलिमेंट। करेक्ट, एकदम ठीक है। नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, बी इज नॉट द ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साफ साफ देखो विलिंगनेस टू बाय लिखा हुआ है। भाई तुम सप्लाई में परचेज की बात कब से करने लग गए? विलिंगनेस तो होती है, विलिंगनेस होनी चाहिए, पर सेल की होनी चाहिए, परचेज की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर सोच रहे हो आप, एज अ सप्लायर सोच रहे हो आप, ठीक है। तो बाय मतलब बायर, बायर डिमांड करता है, सप्लाई नहीं करता। तो विलिंगनेस टू बाय जो है दैट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई, वो डिमांड का है, ठीक है। कम्स टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वाले पे आओ। Which one of the following is the result of increase in price of factors of production? सब एक फ्लो में जो ये आंसर दे रहे हो ना, एक फ्लो में सबका आंसर आ रहा है, सब गलत है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं तुम्हारे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब प्राइसेस बढ़ते हैं, ध्यान से सोचो बेटा, इसका इफेक्ट देखो क्या होगा। किसी का भी ऑप्शन सही नहीं अभी तक। मेजॉरिटी तो ए के साथ है, तो ए ऑप्शन नहीं है।
कोई सी बोल रहा है एक दो, तो सी भी नहीं है, क्योंकि भाई प्राइसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो अदर फैक्टर है, तो एक्सपेंशन और मूवमेंट तो होगा नहीं। अब ठीक गए तुम लोग, बी ऑप्शन पे अब आने स्टार्ट हुए सब। मतलब मैंने बता देना, थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब सब बी बोलेंगे ही बोलेंगे। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, बचा राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। खुद सोचो बेटा, जब आपका प्राइसेस बढ़ जाता है इनपुट का, उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो तुम सप्लाई कम करोगे। प्रॉफिट ही कम मिल रहा है तो सप्लाई कैसे ज्यादा कर सकते हो? सप्लाई कम करोगे। सप्लाई कम करने का मतलब क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। आगे बढ़ो, मार्केट पीरियड बताइए। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करो, जरूरी नहीं हर चीज बुक में लिखी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो इसको। मार्केट पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, सोचो एक बार। कोई बी बोल रहा है, कोई डी। अभी तक ये एक ही रेस्पॉन्स आया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सब सही आ रहे हैं हमको। दो लोगों का ठीक लगा भी मुझे, ओजस्विनी का और अमन का इज द करेक्ट ऑप्शन। डी वाला तो नहीं होगा। एनी चेंज इन सप्लाई इज पॉसिबल, डी वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता। तुम कितना भी सप्लाई को बदल सकते हो भाई, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जो तुम कुछ भी सप्लाई कर दोगे। एन नंबर ऑफ, उसमें हमने तो स्टार्ट ही किया था इको का कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज आर स्कैर्स, दैट इज वाई ना पूरी डिमांड फुलफिल हो सकती है ना पूरी सप्लाई हो सकती है, शॉर्टेज हमेशा रहेगी रहेगी। कोई कह रहा है सी, चेंज इन सप्लाई इज लिमिटेड टू अवेलेबल कैपेसिटी, हो सकता है बट नॉट द नियरेस्ट। बी और डी को तो हटा दो, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओ सॉरी ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, वेरी गुड। क्योंकि उसमें क्या लिखा है, सब मार्केट पीरियड टाइम पीरियड कौन सा है, जब तुम्हारा सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड टू मीट चेंज डिमांड कंडीशंस। यू नो मार्केट टाइम पीरियड है वही जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे आप ये देख रहे हो कि ये कमोडिटी अवेलेबल है, ये उसकी प्राइस है, इतनी विलिंगनेस है ऑफर करने की और उसको बाय करने की, ठीक है। अब तुम तुरंत से ही बेटा चेंज कर दोगे तुम अपना टाइम पीरियड, तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई को डिमांड के साथ चेंज होने में एडजस्ट लगेगा, ठीक है। तो मार्केट पीरियड वो टाइम पीरियड है बेसिकली जब आप नॉर्मली ऐसे ही सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकते हो डिमांड के साथ, ठीक है। वक्त लगता है, एक बार जब डिमांड बदलती है तो उसके हिसाब से मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, लोग अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोगों की ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इजिली आप एडजस्ट कर दो। तो मार्केट पीरियड वो टाइम पीरियड है जब आपका बेसिकली सप्लाई इजिली आपका डिमांड के साथ नहीं बदला जा सकता, ओके। यही आपका मार्केट पीरियड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जरा मुझे इन दो का बता दो। सिंपल है ये तो। अभी तीन जो है इस पेज पे, यस, in case of dash supply falls at the same price, वेरी गुड, ठीक है सबका, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। सोचो, प्राइसेस सेम है पर सप्लाई कम हो गई है, ये वो वाला केस है, प्राइसेस सेम है सप्लाई कम हो गई है। नहीं ऋतु, राधा ऋतु गलत है, ये ऑप्शन बी और सी जो आप बता रहे हो गलत है। तो देखो बी और सी को तो काटो। सोचो बेटा, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं,
तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, बचा इंक्रीज और डिक्रीज। तो सप्लाई सेम है पर सप्लाई हो कम गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो इंक्रीज तो हम बोल नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है, फिर हम डिक्रीज ही बोलेंगे, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यस, नेक्स्ट, in case of dash, supply curve is a vertical straight line parallel to the y-axis. y-axis के पैरेलल कौन सा सप्लाई होता था? अब कोई A बोल रहा है, कोई B बोल रहा है, कुछ C बोल रहे हैं। ध्यान से सोचो यार, तुम्हारा पैरेलल टू y-axis किस केस में था? अपने नोट्स में चेक करो, मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकता, इतनी छोटी छोटी सी बात, ठीक है। ये सब चीजें माइंड में बैठ जानी चाहिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होता है? सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर जीरो होगी उसकी डिग्री, और जीरो किस केस में होती है? जब तुम्हारा सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, राइट। तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग बोल रहे थे ना बी भी आया था, किसी का ए आया था, सी इज सर द मैं करेक्ट सी बोला आंसर। है। हाँ ठीक है, जिसने भी सी बोला है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा इसमें से डिटरमिनेंट नहीं है? Which one of the following is not a determinant of individual supply? इंडिविजुअल सप्लाई का डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है महक? नहीं राधा, गलत है आपका ऑप्शन, ठीक करो। ऋतु ठीक है, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई दोनों का मैंने लिखवाया था। नो भावेश, ये नहीं आंसर आपका, ठीक करो अपने सप्लाई को। क्या है इंडिविजुअल सप्लाई का डिटरमिनेंट? ठीक है रितिका, नहीं रितिका आपका भी गलत है। सरबजीत ठीक है। भाई अपने इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के डिटरमिनेंट्स को देखो। इंडिविजुअल सप्लाई में प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, इनपुट्स के प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसे हम टैक्सेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। तुम लोग बी इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि उसमें गवर्नमेंट वर्ड नहीं लगा हुआ है, वो टैक्सेशन पॉलिसी लगी हुई है। तो भाई टैक्सेशन पॉलिसी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि समझना है। गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है टैक्सेस, तो टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी ही होती है। बचा नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो मार्केट सप्लाई का कंपोनेंट था, ओके। द डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई 9th वाले पे। A straight line supply curve cuts the y-axis in its negative range. What is the elasticity of supply? बताइए 9th का क्या कह रहा है? A straight line supply curve cuts the y-axis in its negative range. Y-axis को negative range से कट कर रहा है। मिक्स्ड है कुछ रिस्पॉन्सेस जो मैं देख रहा हूँ। यूनिटरी इलास्टिक तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें तो ओरिजिन से पास करने वाली बातें होती है ना, तो हम एक्सिस की बात तो नहीं कर सकते उसमें। यूनिटरी इलास्टिक नहीं है। करेक्ट भावेश, आपका ठीक है। नहीं आ रहे, वेरी गुड राधा। सोचो, स्ट्रेट लाइन सप्लाई, तुमने ऐसे सोच लिया ना, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कट्स द वाई एक्सिस इन इट्स नेगेटिव रेंज, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज कर लिया तुमने। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो देखो वो भी हो सकती है, ठीक है, बट लेकिन वही बात है, थोड़ा सा शेप का हो जाता है फर्क, स्टीपर या फ्लैटर की बात इसमें हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोल क्या रखा है, दोज हु आर सेइंग इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेगा, सप्लाई कर्व आपका स्ट्रेट लाइन ले रहा है, वाई एक्सिस को उसके नेगेटिव रेंज से काट रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को नेगेटिव रेंज से काट रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी उसने पूछी है। वाई एक्सिस को नेगेटिव, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस होता है, ठीक है,
प्राइस होता है आपका वाई एक्सिस पे, इसको ध्यान रखना, और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो क्वांटिटी सप्लाई भी हो सकता है, क्वांटिटी डिमांड भी हो सकता है। तो आप खुद सोचो, वाई एक्सिस को नेगेटिव उससे काटना, अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके तो मैं चलो बता देता, एक तरीके से आपका क्या है कि नेगेटिव रेंज से आपको काट रहा है वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का जो नेगेटिव रेंज है ना, वो बेसिकली इस साइड होता है, ठीक है, आपके लेफ्ट में। ओके, तो इस तरीके से जब वो काट रहा है तो वो आपका लेस इलास्टिक का शेप बनता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोज हु आर सेइंग सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको चलो इसका वो बना के दिखा दूंगा एक बार डायग्राम, ठीक है, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेंगे फिर। 10th वाला भी देख लेते हैं, जब हम नोट कर रहे होंगे ना तो उसमें मैं आपको ये भी दिखा दूंगा डायग्राम का। चलो 10th वाला एक बार देख लेते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी विल लीड टू, अगर हम अपने प्राइसेस में चेंज कर दें, तो हमारी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा। वेरी गुड महक, वेरी गुड सरबजीत, सब आंसर दें भाई। नहीं भावेश, वो ऑप्शन नहीं है बेटा, आपने प्राइस में चेंज किया है। अब आपने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है वो आपको नहीं पता, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो जाएगा। 10th का बताओ आराम से, पहले 11th पे बढ़ेंगे महक, एकदम जल्दी नहीं अभी, ठीक है। 10th का बताओ आराम से। कोई डी बोल रहा है, अभी तक आंसर ऐसा आया है बी, सी और डी पे। भाई तुम फाइनल कर लो कौन सा है। कृतिका, डी आंसर नहीं है। लेस इलास्टिक में एक्स एक्सिस कट होती है, बट वाई एक्सिस पे भी कट होती है, बट वो नेगेटिव साइड से होती है ना आपकी। वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड नीचे ऐसे ऐसे काटते हुए जाती है ना एक्स एक्सिस को, ठीक है। वही मैं कहता हूँ ना, डायग्राम आपको इसको बना के दिखाऊंगा एक बार। इंडेक्सेस जो होते थे ना हमारे, नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, है ना, तो उससे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सर मतलब एक तरह से जो उसकी मिरर इमेज मान लो, जैसे वो एक्स के पॉजिटिव तरफ है तो वो वाई। हाँ राइट राइट, एकदम सही बात आपने, एकदम मिरर इमेज दिस रिफ्लेक्ट, ठीक है। पर सर वो भी तो एक्स की माइनस नेगेटिव साइड है तो उसी साइड। पर लेकिन वो कट जो कर रही है वो तो उसको उस पे कर रही है ना 0 पॉइंट पे, और फिर वो उसको सीधा पॉजिटिव रेंज में लेके जा रही है। कट जहां पे कर रही है उसकी बात कर रहे हैं वो, एक्स एक्सिस को वहां पे वो कट कर रही है, वो जो है वो उसका ओरिजिन है, ठीक है। और फिर ओरिजिन से कट करते हुए सीधा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। वाई एक्सिस को वो नेगेटिव पे काट रही है, इतना तो है। अब हम ये कौन से 10th का तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हुआ। 10th का, 10th में क्या है कि कमोडिटी के अपने प्राइसेस बदल रहे हैं। अगर हम कमोडिटी की अपने प्राइसेस बदल देंगे तो नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को या डिक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ लिखा है चेंज। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है, ईदर ए और सी, या तो ए हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा, डिपेंड करेगा प्राइसेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज। तो 10th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 11th पे। गिवन सप्लाई शेड्यूल रिप्रेजेंट्स, मुझे 11th का बताओ बेटा, एक बार रिपीट करो, चैट बॉक्स में तो 12th पे आ चुके हो तुम लोग, ठीक है ठीक है, सब बताएं 11th का क्या था। बताओ भाई 11th का, 2 बच्चों ने दिए आंसर्स। फिर भाई बात हो गई इसमें, ध्यान से नहीं सोचा जा सकता तुम लोगों से, लाइक आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीजेस इसमें तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है, प्राइसेस सेम है यार, क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन जैसे एक गलत आता है ना इस पे, सही में मतलब लाइक मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस क्वेश्चन से रिपीट करते करते। प्राइसेस को देखो उसके यार, 20 है, उधर भी 20 है, सप्लाई बढ़ गया है। ऋतु ए ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंशन कब होता है, जब आप प्राइसेस को बढ़ाओ और तब आपकी सप्लाई बढ़ जाए। प्राइसेस तो सेम है, तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ चुका है। इंक्रीज इन सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग भी बी ऑप्शन बोल रहे हैं, मेजोरिटी तो बी के साथ ही थे,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 12th पे। अब 12th वाला जो है ना पॉइंट मेथड, ठीक है, बोलते उस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम लोगों ने 11 12 तक पढ़ा हुआ है ना ये कॉन्सेप्ट, इसमें आर्क मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड वो सेम होते हैं। पर यहाँ पे जो है ना आपका मटेरियल में उसने आर्क मेथड को अलग कर दिया है और ज्योमेट्रिक मेथड को अलग कर दिया है, होते तीनों ही सेम है। आर्क मेथड में बस फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड में हम पॉइंट के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। तो आपका ए और सी ऑप्शन दोनों ही होंगे, बोथ ए एंड सी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आर्क मेथड होता ज्योमेट्रिक ही है, बट उसको अपना एक यूनिक फॉर्मूला मिला है, इस वजह से वो थोड़ा अलग है उससे, ठीक है। तो अगर मटेरियल में तुम्हारा ऐसे आया हुआ है, तो अगर ऐसा आता है तो तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वैसे ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नहीं देंगे, क्लियर कट ही देंगे आप लोगों को जो आपने पढ़ा है उसमें। 13 पे आ जाओ, बताओ भाई, तुम लोग तो 14 पे भी पहुंच गए, महक तो बहुत जल्दी जल्दी भागे जा रही है। 13 बताओ। परफेक्टली इन इलास्टिक में हमारा, वेरी गुड, हाँ महक 14 तक पहुंच गई थी, बट 13 का गलत बता रही हो, है ना। 13 का बी होगा, इनफाइनाइट सप्लाई होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या है, तुम्हारा सप्लाई चेंज ही नहीं हो सकता भाई। परफेक्टली इन इलास्टिक, नो सप्लाई, नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं बट सप्लाई चेंज नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन बोला एकदम सही है, वैसे सबने ये बोला था। अब आ जाओ 14 पे। इस वाले पेज को खत्म करके फिर अपना ओवर करते हैं, ठीक है। वैसे उस वाले को देख लेंगे, 3-4 एमसीक्यूज ही बाकी रह गए, खत्म करते हैं ना, नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास से हम अपना वो स्टार्ट कर लेंगे कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। चलिए बताइए 14 का बताएं आप। अब बताओ दो भाई, ये कौन सा स्टेटमेंट है जो वैलिड नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस बड़े वेरिएशंस में आ रहे हैं जरा। अभी ये एक ही ऑप्शन आया क्या महक का, 14 का बोल रही है महक, which is not valid with respect to law of supply। महक आराम से सोचो, तुम बहुत जल्दी में रहते हो, पता है। तुम्हें मतलब आता है, आई नो इको अच्छी है, पर लेकिन ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी, ठीक है। या तो ये हो तभी आपका इतना फास्ट होना कि इस रिस्पॉन्स को देना है, इस पे देना है, तो फिर वो गलत हो रहा है। अब आपने डी बोला, डी तो सिंपल है, डी तो आपका होगा ही होगा, वैलिड स्टेटमेंट है वो, तो उसी के ऊपर तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बेस्ड है। अब देखें जरा, लोग बड़े वेरिएशंस में आंसर दे रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई का भी। भावेश बी बोल रहे हैं, राधा सी, आर्यन बी। अब जरा मैं ऑप्शंस देख लूं एक बार, वैलिड कौन सा नहीं है, इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड, पहला वाला ही वैलिड नहीं है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देखते ही पता चलता। तो मैंने कल ही बताया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने टाइम ही कि बेटा लॉ ऑफ सप्लाई जो था वो डायरेक्शन बताता है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर कट लिखवाया भी था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन में, मैंने क्लियरली कट आपको लिखवाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैग्नीट्यूड बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्शन बताता है। ये बढ़ा प्राइस तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम हुए क्वांटिटी कम हो जाएगी। अरे भाई लेकिन कितने परसेंट से कम होगी, कितने परसेंट से बढ़ेगी, ये भी बता दो। तो वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता, वो इलास्टिसिटी बताता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो लॉ ऑफ सप्लाई से वैलिड नहीं है। सी डी तो सही बोल रहे हैं, सी तो बोल ही रहा है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जितना इसमें चेंज उतना ही उसमें चेंज, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कितना भी चेंज हो सकता है दोनों में, कोई फिक्स्ड नहीं है रेशो। 15th पे आ जाओ बेटा, सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, सिंपल है 15th का। वेरी गुड, 15th का सब ए बोल रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो भी सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन बनाएगी ओरिजिन से वही होगा यूनिटरी इलास्टिक। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की बात हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक की बात होती है। तो बस बचा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तो बनाता है आपका यूनिटरी इलास्टिक, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पे आ जाओ, ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन with latest technology,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड, इसकी वजह से क्या होगा, अगर तुमने नई टेक्नोलॉजी लगाई है फॉर्म में तो इससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो चुका है, तो इसकी वजह से सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज होगा, कंट्रैक्शन होगा या डिक्रीज होगा। वेरी गुड सरबजीत, ठीक है। नहीं अमन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है रितु, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी बट बेटा एक्सपेंशन कहलाएगा या इंक्रीज कहलाएगा वो तुम्हारे ऊपर है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चीज को पहचान पा रहे हो कि नहीं कि इसमें प्राइस में चेंज हुए या अदर फैक्टर्स में चेंज हुए हैं। तो दोज हु आर सेइंग बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सब बी बोलेंगे क्योंकि एक बार नियरेस्ट ले जाओ ना तुम लोगों को आंसर के, तो फिर बस अपने आप सही पता चल जाता है। आगे बढ़े, मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय, सिंपल है, चलो 17th का मार्केट सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है इन सब में से, सब गलत बता रहे हो, बी ऑप्शन जो भी बोला जा रहा है वो गलत। यस आर्यन ठीक है, नहीं सर मार्केट सप्लाई को जो अफेक्ट करता है वो सब थे, ये सब तो इंडिविजुअल सप्लाई का जो कंपोनेंट होता है वो तो इंक्लूड करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उसका अकेला जो वो नंबर ऑफ फर्म्स है वो भी उसको अफेक्ट करता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम लोग जो एक फ्लो में आंसर दे रहे हो बेटा, ये मुझे बता दो ये बी किसका आंसर है, 18th का है क्या, जहां पे मैं अभी पहुंचा भी नहीं हूँ। 18th का क्या है, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व्स, तुम 18th पे आ जाओ आराम से, ठीक है 18th पे आ जाओ। 18th का बताओ मुझे, अब 17th वाला क्लियर हो गया होगा, 18th का मुझे बताओ। चलो ध्यान से सोचो, लेस इलास्टिक के केस में सप्लाई कर्व पे क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जैसे वो क्वेश्चन हमारा पहले था ना लेस इलास्टिक का, भी स्टूडेंट ने पूछा था, जैसे मैं आपको बता रहा था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, ओके काट तो रहा है वो आपको, वो काट रहा है ओरिजिन पे और फिर वो सीधा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लीड कर रहा है, जो लेस इलास्टिक केस का सप्लाई कर रहा है, रहेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस पे ही, चाहे वो आपका हाईली इलास्टिक हो या लेस इलास्टिक, एक्स एक्सिस के तो पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्टिकल हो नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड तो होता नहीं है आपका लेस इलास्टिक, ठीक है। लास्ट हम बेटा अब जरा थोड़े से ना डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से खत्म करते हैं बिकॉज अभी इसमें ये वाला देखना है और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये वाला पेज भी, अभी तो 2 पेज है शायद, हाँ हाँ हाँ, ओके लेट इट बी। ये जो 2 पेजेस अभी रह गए हैं, लाइक अभी हमारे हैं 10 से 15 एमसीक्यूज अभी हैं, 10 एमसीक्यूज तो हैं ही कम से कम, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा करो, आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है ना, आप लोग ना करके रखना, ठीक है, यहाँ पे ना फटाफट से रिस्पॉन्स मैच कर लेंगे, अगर वेरिएशन हुआ तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा या आपको सही आंसर दे दूंगा, अगर आप लोग मेजोरिटी में सही ऐसे बताते गए जैसे कि इसका यही है, तो फटाफट से हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाएंगे, लाइक 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, 10 मिनट में खत्म करेंगे और फिर कंज्यूमर थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम ओवर करते हैं आज के लिए, ठीक है, और बाकी हम कल मिलते हैं, कल है क्लास आपकी बिकॉज मंडे नहीं होगी फिर, तो कल क्लासेस है, टाइम आपको पता चली जाएगा एक बार, ओके, और बाकी एक बार प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा सा, अभी फोकस करो, तुम लोग ना अभी कंफ्यूजन है तुम्हें, अभी शिफ्ट में है, मूवमेंट में है, थोड़ा सा ध्यान दो उस चीज पे, खूब रिवीजन करो, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सब सही होने लगेगा। आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी ना सही आंसर दे आप लोग, ठीक है, एक भी गलत आंसर मत दो, तभी अच्छा लगता है, रिजल्ट्स तभी बनते हैं, सबको लेके आने नंबर, ओके। तो चलिए बेटा ठीक है,
मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा।